हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम देखेंगे यार जो नंबर थ्योरी में हमने दो टॉपिक करे थे, डाइफेंटाइन इक्वेशन और टोशन फंक्शन, उनका कितना ज़्यादा एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कि अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं आती तो ये दो क्वेश्चन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो तुम बिल्कुल भी कर नहीं पाते एफिशिएंटली सॉल्व। आज के क्वेश्चन के बाद मैं श्योर हूँ कि तुम्हें डाइफेंटाइन अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं हुआ होगा क्योंकि डाइफेंटाइन में मैंने बेसिकली ज़्यादातर थियोरी बताई थी। तो आज क्वेश्चन देखोगे तुम कि कैसे कोड करते हैं डाइफेंटाइन को, तो तुम्हारा वो पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन डाइफेंटाइन के ऊपर लिया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है अगर तुम्हें टोशेंट लगाना आता है तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तुम्हारे पास n मार्बल्स हैं, ठीक है। और मतलब ये मार्बल्स ग्लास के बॉल्स हैं, n मार्बल्स के बॉल्स हैं तुम्हारे पास, और तुम्हें कुछ बॉक्सेस ख़रीदने हैं इनको स्टोर करने के लिए। बॉक्सेस के तुम्हारे पास दो टाइप होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 बॉक्स जो है तुम्हारा C1 कॉस्ट का है और टाइप 2 बॉक्स जो है तुम्हारा C2 कॉस्ट का है। टाइप 1 बॉक्स में तुम्हारे N1 मार्बल्स ही आ सकते हैं एग्जैक्टली, और टाइप 2 बॉक्सेस में तुम्हारे N2 मार्बल्स ही आ सकते हैं एग्जैक्टली। यानी कि टाइप 1 बॉक्स में तुम्हारे N1 मार्बल्स आएंगे, टाइप 2 बॉक्स में तुम्हारे N2 मार्बल्स आएंगे। तुम्हें अपने जो N मार्बल्स हैं उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तुम ये दो टाइप के X नंबर और Y नंबर बॉक्सेस अगर खरीदो तो वो परफेक्टली फिट हो जाएं। अगर ये चीज़ नहीं हो पाती तो तुम्हें बताना है आउटपुट में कि ये मेरे n मार्बल्स में स्टोर नहीं कर सकता। अगर ये परफेक्टली फिट हो जाते हैं किसी एक इक्वेशन में, मतलब कि तुमने मान लो x टाइप 1 बॉक्स ले लिया और उसमें कुछ मार्बल्स रख लिए, और y टाइप 2 बॉक्स ले लिया और उसमें कुछ मार्बल रख दिए, और वो टोटल जो सम हुआ तुम्हारा वो n मार्बल हो गया, तो यानी कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो उस केस में तुम्हें ये बताना है कि तुम्हें मिनिमम टू मिनिमम कितना कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा अपने n मार्बल को परफेक्टली स्टोर करने के लिए। तो यार डाइफेंटाइन इक्वेशन की बात अगर करें तो n1 हमारा था कि टाइप 1 बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, C1 था कि उसकी कॉस्ट कितनी है, n2 था हमारा टाइप 2 बॉक्स की कैपेसिटी कितनी है, C2 क्या था कि हमारी कॉस्ट कितनी है टाइप 2 बॉक्स की, और n हमारे पास था कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो हमें स्टोर करने हैं वो कितने हैं, वो है n। सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी इन n मार्बल को स्टोर करने के लिए। तो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ कि मान लो मेरे पास n1 कैपेसिटी है फर्स्ट बॉक्स की, तो n1 के मैंने x बॉक्सेस खरीद लिए और n2 के मैंने कुछ y बॉक्सेस खरीद लिए, तो n1x प्लस n2y इक्वल्स टू n होंगे हमारे। तो ये इक्वेशन, अगर किसी को इस इक्वेशन में डाउट है हल्का सा भी कि ये इक्वेशन कैसे आई, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। वरना ये इक्वेशन काफ़ी इजी है कि मैंने n1 टाइप के कुछ बॉक्सेस ले लिए और उसमें कुछ स्टोर करवा दिए, n2 टाइप के कुछ बॉक्सेस ले लिए उसमें स्टोर करवा दिया, और उन दोनों का सम मिला के मेरे पास टोटल n होना चाहिए। तो ये जो x है और ये जो y है, हमें यही फाइंड आउट करना है मेन क्वेश्चन में कि ये x कितना है और ये y कितना है। इस हिसाब से कि हम जब ये x निकाल लेंगे कि x हमारे बॉक्स 1 टाइप के हैं और y हमारे बॉक्स 2 टाइप के हैं, तो उनके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा उस समय। तो हमारा मेन क्वेश्चन का एम क्या है, हमें ये x और y फाइंड आउट करना है। यानी कि एक ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन, तुम देख सकते हो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में तो है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं जो सॉल्व करने हैं, लेकिन इक्वेशन हमारे पास एक ही है। तो डाइफेंटाइन, अगर तुम्हें याद होगा तो डाइफेंटाइन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता था जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल होते थे लेकिन इक्वेशन एक होते थे, लेकिन उससे भी डाइफेंटाइन से हम उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x डैश और y डैश की एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम से वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमने देखा था एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिदम से, अगर ये n की जगह GCD होता है x और y का, तो हम x डैश और y डैश की वैल्यू एक्सटेंडेड से आराम से निकाल सकते थे। फिर हमने जो GCD निकाला से वो GCD मान लो D आया, या GCD के नाम से बोलता हूँ, तो हमने फिर चेक करा क्या मेरा ये जो n है ये डिविजिबल है इस GCD से। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा इस GCD से तो हमारा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो हो जाएगा कि हम इन दोनों x और y के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। किसी को यार याद ना हो डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या है या एक्सटेंडेड इक्वेशन क्या है, तो यार प्लीज़ वो पहले वीडियो देख लेना, तभी ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ
आएगा। तो हमने एक बारी एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकाल ली, तो हमें पता है एक्स नॉट की वैल्यू कैसे आती थी, एन जो तुम्हारा गिवन है अपॉन में जो जी सी डी आई मैंने उसको डी नेम कर दिया, और ये जो एक्स डैश आया हमने क्या करा था बेसिकली इस पूरे इक्वेशन में n1x प्लस n2y इक्वल्स टू जी सी डी ये मान के हमने यूक्लिड से x और y की वैल्यू निकाली थी। तो लेकिन हमारी ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, तो ओरिजिनल इक्वेशन में वर्क करने के लिए हमने क्या करा, पूरी इक्वेशन को n बाई जी सी डी से मल्टीप्लाई कर दिया। n बाई जी सी डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। जो हमारे x डैश और y डैश आए थे तो वो x नॉट और y नॉट बन जाएंगे n बाई डी से मल्टीप्लाई होके जो पुराने x डैश और y डैश आए थे। तो हमारा x नॉट और y नॉट की वैल्यू आराम से आ गई। यहाँ तक तो हमने देख लिया था डाइफेंटाइन इक्वेशन में यही सॉल्व होता है। हमें मेन वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें मेन वैल्यू निकालनी है इस x की और इस y की। x नॉट और y नॉट ये x और y नहीं है, x नॉट और y नॉट एक सॉल्यूशन है जो तुम्हें यूक्लिड एल्गोरिदम से मिला है। तुम्हें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए x चाहिए और y चाहिए, और उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था कि x क्या होता है, x नॉट प्लस b बाई डी इंटू सम p। ये p कोई एक इंटीजर होगा जो तुम्हें बताएगा परफेक्ट वैल्यू इस x की क्या है सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए, और y इक्वल्स टू वाई नॉट माइनस ए बाई डी इंटू पी। और ये तुम्हें पता है कि ये जो x बॉक्सेस आएंगे और y बॉक्सेस आएंगे ये हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे। तो ये हमारी एक इक्वेशन नई बन गई कि हमारे को इस x की वैल्यू निकालनी है और इस y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ से हमें ये चीज़ डिसाइड करना है कि ये p की क्या वैल्यू हो सकती है। तो डाइफेंटाइन में मैंने बोला था कि हमेशा क्वेश्चन में इतने सारे कंडीशंस गिवन होंगे कि तुम्हारा मोस्टली जितने भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकलेगा। इसके मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, जब जीसीडी डिवाइड करता है n को तो इसके मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से होते हैं कि तुम्हारा एक ही पर्टिकुलर आंसर निकलता है। हम आगे देखेंगे कि वो एक एडिशनल कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ था जो तुम्हें सोचना था। अगर तुमने ये कर दिया कि मान लो p की कुछ वैल्यू आई इनिशियल मतलब लोअर लिमिट आई और p की कुछ अपर लिमिट आई, और तुम आइटरेट करते जाते हो और ये देखते हो कि किस केस में कॉस्ट मिनिमम आएगा, तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीडेड आ सकता है। क्योंकि p की जनरली डाइफेंटाइन इक्वेशन में ये जो रेंजेस होते हैं तुम्हारे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं n के। हम पहले p के लोअर लिमिट की बात करते हैं कि p की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है और p की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे p पॉजिटिव टर्म्स में है तो p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इस x नॉट को मैं इधर ले जाऊँ तो माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट डी बाय बी। तो मेरे को पता चलता है कि p मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए माइनस एक्स नॉट डी बाई डी। तो p की ये लोअर लिमिट बन गई कि p मेरा इक्वल टू या फिर इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम देख रहे हो p नेगेटिव में है हमारा, तो p इक्वेशन के उस साइड जाएगा, तो p हमारा क्या हो जाएगा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू वाई नॉट डी बाई ए। तो हमेशा हर क्वेश्चन में तुम्हारी लोअर लिमिट की ये इक्वेशन होगी, अपर लिमिट की ये इक्वेशन होगी। और तुम जनरली अगर देखोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को तो हमेशा डाइफेंटाइन इक्वेशन में ये एक मोनोटोनिक इक्वेशन बनती है। मोनोटोनिक ये होता है कि इसकी वैल्यू एक इनिशियल पॉइंट से हमेशा इंक्रीज एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है या एक ही डायरेक्शन में घटती है। यानी कि ये फंक्शन बढ़ता और घटता नहीं है, ये अगर बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और घटता है तो घटता ही चला जाता है। तो इस केस में हमारा लोअर लिमिट ये आ गया, अपर लिमिट ये आ गया। तो अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें जो हमारी लोअर लिमिट आई है वो ग्रेटर है हमारे अपर लिमिट से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि हमारा आंसर नहीं मिल सकता, ये फेल हो गया। अगर ये चीज़ नहीं है तो अब देखते हैं हम डायरेक्ट कैसे आंसर निकाल सकते थे। क्वेश्चन में एक क्या कंडीशन छुपी हुई थी जो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करनी थी। तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमने आइटरेट करा कि p की लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक मैं आइटरेट करके देखूंगा कि किस केस में मेरी कॉस्ट मिनिमम आती है, तो तुम्हारा 100% टाइम लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने तुम्हें क्या कहा था, क्वेश्चन ने तुम्हें कहा था हमें मिनिमम क्या चाहिए, हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए इन n मार्बल्स को रखने के लिए। यानी कि कॉस्ट को हमें कम से कम करना है, कॉस्ट को हमें कम से कम करना है। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करें कि p की हम लोअर लिमिट फाइंड आउट यूज़ करें या p की अपर लिमिट फाइंड आउट करें। अब देखो मैंने दो बात तुम्हें बताई
हमेशा P तुम्हारा मोनोटॉनिक इक्वेशन जैसा ही बनेगा, यानी कि P तुम्हारा या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। यानी कि P की जो ये एंड वैल्यू है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों में से मोस्टली तुम्हें हर एक क्वेश्चन में, मोस्टली कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें या तो लोअर लिमिट यूज़ करनी होगी, डायरेक्टली तुम्हारा उससे आंसर आ जाएगा, या तो अपर लिमिट यूज़ करनी होगी, डायरेक्टली उससे आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इस केस में हमें क्या यूज़ करने से ज़्यादा फ़ायदा है। तो मान लो अगर C1 तुम्हारा कॉस्ट था पहले टाइप के बॉक्स का, और उसमें तुम N1 मार्बल्स रख सकते थे, तो एक मार्बल की कॉस्ट तुम्हारी ये वाली रेशियो आएगी, C1 डिवाइड बाय N1। और इसी तरह दूसरे वाले मार्बल की कॉस्ट क्या आएगी, C2 डिवाइड बाय N2। यानी कि इस वाले बॉक्स में रखने की ये कॉस्ट आई, दूसरे वाले बॉक्स में रखने की एक मार्बल की हमारी ये कॉस्ट आई। तो अगर दूसरे वाले बॉक्स में रखने में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइप ऑफ मार्बल्स खरीदें। तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टाइप ऑफ मार्बल्स अगर ख़रीदना है हमें, तो यानी कि हमें इस x को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इस y को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो x को इंक्रीज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो इक्वेशन की बात करें तो x था हमारा x0 प्लस b/d इंटू पी। तो x0 तो हमने पहले ही निकाल लिया, उसमें हम कुछ चेंजेस कर नहीं सकते। b और d हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये जो n2 है ये हमारा b बन जाएगा, और d तो हमारा GCD आया है, तो इसमें भी कोई चेंजेस कर नहीं सकते। लेकिन ये जो p है, तो p की हमने दो वैल्यू निकाली है, एक लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है। तो x को हमें इंक्रीज अगर करना है, तो p को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा x आएगा। तो हमें पता चल गया कि p को हमें बड़ा रखना है। तो p को अगर बड़ा रखना है तो p की जो मैक्स वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं उसका यूज़ करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो अगर मान लो p की हमने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू रख दी, तो x हमारा बड़ा हो जाएगा। और y में देख रहे हैं कि p की हम जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखेंगे y उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि y में से वो माइनस हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो इससे हमें पता चला इस क्वेश्चन में हमें p की अपर लिमिट को डायरेक्टली यूज़ करना था। तो यार अब मैं ख्याल से इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ आ गया होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं कि कोड मैंने कैसे करा है। कोड देख के उसका एक्सप्लेनेशन सुन के ये क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और डाइफेंटाइन कैसे निकालते हैं वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। मैंने एक n इनपुट ले लिया, n बना लिया, जो मेरा बेसिकली बताएगा मेरे पास कितने मार्बल्स हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि मेरे को जब तक इनपुट मिलता जाएगा तब तक मैं लेता जाऊंगा। तो वाइल सी इन n एंड n, यानी कि जब तक n 0 ना हो जाए या फिर इनपुट बंद ना हो जाए तब तक मैं इनपुट लेता जाऊंगा। ये टेस्ट केसेस हैंडल करने के लिए था। UVA का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके सबमिट कर देना। तो यार मैंने C1 C2 N1 N2 बना लिया क्वेश्चन के स्टेटमेंट के हिसाब से। एक मैंने फ्लिप वेरिएबल बनाया है बूल टाइप का, इसका यूज़ क्या है ये भी तुम्हें बताता हूँ। मैंने C1 N1 C2 N2 ले लिया इनपुट में। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर C1 डिवाइड बाय N1, अब यहाँ पे मैंने 1.0 से मल्टीप्लाई क्यों करा है। अब देखो 1.0 हमारी एक फ्लोट वैल्यू है। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो में कौन ज़्यादा है तो ये हम इंट में नहीं देख सकते, फ्लोट में हमारी ज़्यादा प्रिसीजन अच्छी आएगी। तो फ्लोट में देखने के लिए मैंने 1.0 से मल्टीप्लाई करा है। ये छोटी छोटी ट्रिक होती हैं जिसका लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। तो हमने फ्लोट में देखा अगर मेरी पहली वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ रही है दूसरी वाली वैल्यू से, तो मैंने स्वैप कर दिया दोनों कॉस्ट को और दोनों N1 N2 को। ऐसा मैंने क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मैं आइडियल केस लिए मान के चल रहा हूँ कि हमेशा मेरी दूसरी वाली वैल्यू बड़ी आएगी पहली वाली वैल्यू से, और जो पहली वाली वैल्यू होगी मैं उसको मैक्सिमाइज कर दूंगा, यानी कि मैं x को मैक्सिमाइज करूंगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ चेक करी कि कहीं मेरी पहली वाली वैल्यू तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। पहली वाली वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी है तो मैं इसको दूसरी बना दूंगा और दूसरी वाली को पहली बना दूंगा, और जब बाद में लास्ट में मैं आंसर प्रिंट आउट करवाऊंगा तो मैं ये देख लूँगा क्या मैंने कभी फ्लिप करा था। अगर मैंने फ्लिप करा होता तो x की जगह y और y की जगह x फाइनली मैं प्रिंट आउट करवा दूंगा। तो इसलिए मैंने फ्लिप वेरिएबल का यूज़ करा है। तो ये छोटी सी ट्रिक है। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, N1 और N2 मेरे इक्वेशन में a और b थे। देख सकते हो ये मेरी इक्वेशन है N1x प्लस N2y इक्वल्स टू n। तो a मेरा क्या है, N1 है, b मेरा क्या है, N2 है। तो N1 और N2 मैंने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम में पास कर दिया। यहाँ पे मैंने एक्सटेंडेड का कोड लिख रखा है
एक्स और वाई और डी, एक्स वाई मेरा इससे जो वैल्यू आएगी एक्सटेंडेड से वो वैल्यू होगी, और डी मेरा जीसीडी आएगा जो इस एक्सटेंडेड से वो वैल्यू होगी। तो ये कॉल होके वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं तो वो अपने आप वैल्यू स्टोर करवा देंगे। फिर मैंने चेक करा क्या मेरा जो एन गिवन है वो डी से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली मैंने फेल्ड आउटपुट कर दिया कि मैं डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से नहीं कर सकता, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर ये मेरा पास कर जाता है कि डी एन को डिवाइड करता है तो यानी कि मेरा इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। फिर इक्वेशन निकालने के लिए जो मेरा एक्स आया था एक्सटेंडेड से और जो मेरा वाई आया था उसको मैं अपडेट करता हूँ एन बाई डी से मल्टीप्लाई करके पुराने x और पुराने y में। अब मेरे नए x0 और y0 की वैल्यू इस x और y में स्टोर हो गई है। अब मेरे को p की लिमिट निकालनी थी। p की लोअर लिमिट मैंने p1 में निकाल ली है और p की अपर लिमिट मैंने p2 में निकाल ली है। तो लोअर लिमिट के लिए हमने क्या करा, हमने c लिया डबल। अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे डबल करा है तो इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, यानी कि ये सारे वेरिएबल हमारे इंटीजर टाइप के थे लेकिन हमें इस इक्वेशन को इवेल्युएट किस हिसाब से करना है, हमें डबल के हिसाब से करना है कि हमारे फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आए और फिर उसको हमें इंट में कन्वर्ट करना है। अब लोअर लिमिट है हमारी, जैसे मान लो लोअर लिमिट हमारी आती है 10.4 कि मेरा p बड़ा होगा 10.4 से, तो 10.4 तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है तो p मेरा किससे बड़ा होना चाहिए 11 से, यानी कि 10.4 के एक वैल्यू आगे जो एक इंटीजर हो तो वो हमें सील देता है हमेशा। 10.4 का 11 सील करता है। अगर 10.4 का फ्लोर करा होता हमने, जो मैंने अपर लिमिट के लिए करा है, तो वो 10.4 का 10 कर देता है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए हम फ्लोर का यूज़ करते हैं और स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए हम सील का यूज़ करते हैं। तो लोअर लिमिट के लिए हमेशा हम सील का यूज़ करते हैं क्योंकि कम से कम हमारा इससे 10.4 से बड़ा होना चाहिए। तो 10.4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा हमारा, जो उसके अगला इंटीजर होगा। 10 हमारी वैल्यू नहीं हो सकती थी, तो अगर ये सील हम नहीं लगाते तो हमारी लोअर लिमिट यहाँ पे गलत हो जाती है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसलिए इसको हमेशा याद रखना। लोअर लिमिट के लिए हमेशा सील का यूज़ करते हैं। उसी तरह अपर लिमिट की अब मैं बात करूँ तो मेरा P2 छोटा होना चाहिए 10.4 से, छोटा या फिर इक्वल। अब 10.4 के इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा इंटीजर में आंसर एग्जिस्ट करता है। तो 10.4 से छोटा इंटीजर कौन सा हुआ, 10 हुआ, तो उसको देखने के लिए मैंने फ्लोर का यूज़ करा है। तो P1 में मेरी लोअर लिमिट आ गई, P2 में मेरी अपर लिमिट आ गई। फिर मैंने ये देख लिया क्या मेरी लोअर लिमिट बड़ी है मेरी अपर लिमिट से। अगर ऐसा हो जाएगा तो इस केस में भी मेरा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने कह दिया ये फेल्ड हो गया है और मैं नेक्स्ट टेस्ट केस में प्रोसीड कर जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैंने x में क्या करा, x प्लस इक्वल्स टू n2 यानी कि b बाई डी इंटू अपर लिमिट। हमने देखा था कि हम डायरेक्टली अपर लिमिट से जब आंसर निकालेंगे तो हमारे उस केस में मिनिमम कॉस्ट आएगा। तो इस हिसाब से x की मैंने इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल ली और y इक्वल्स टू n1 बाई डी इंटू P2। अब y माइनस इक्वल्स टू करा है, यानी कि जो x और y की हमने जो इक्वेशन ये देखी थी दो, ये बेसिकली वही मैंने इक्वेशन करा है कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस बी बाई डी पी। तो x नॉट में ही मैंने x की वैल्यू स्टोर करवा दी, तो x नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस बी बाई डी पी। तो इससे मेरी लेटेस्ट x की वैल्यू निकल आएगी, y की भी वैल्यू ऐसे ही मैंने निकाल ली सिंपली, और मेरा x और y क्या आना चाहिए वो मेरा इस x और y में स्टोर हो गया। फिर मैंने यही सिंपली चेक कर लिया कि हम देख लेते हैं क्या हमने कभी फ्लिप करा था। तो अगर हमने फ्लिप करा होता है तो हमने दोबारा से स्वैप कर दिया कि x की वैल्यू y में भेज दो और y की वैल्यू x में भेज दो। हमें इस क्वेश्चन में सिंपली यही प्रिंट आउट करवाना था कि कितने टाइप ऑफ बॉक्सेस हम खरीदेंगे टाइप 1 के और कितने बॉक्सेस हम खरीदेंगे टाइप 2 के, जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम रहे। तो हमने सिंपली प्रिंट आउट करवा दिया x और y। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा यार। अच्छे से इस पार्ट को और सारे पार्ट को जितने मैंने पॉइंट्स बताए डाइफेंटाइन को सॉल्व करने के लिए, अगर किसी में भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट डाउन ज़रूर करना। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है अगर तुम्हें टोशन फंक्शन के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यार एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो तुम्हें मेरा वर्क और मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो यार। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतना थोड़ा मेरा बेनिफिट भी होगा इस चीज़ में। तो अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम शेयर करोगे उतना मेरी हेल्प होगी, और सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि एक मैथमेटिशियन था, वो एक क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है। बेसिकली उसके पास कोई एक n गिवन है
तो वो ये फाइंड आउट करना चाहता है उस पर्टिकुलर n के लिए कितने ऐसे m हैं। m की वैल्यू हमारी 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन कितने ऐसे m हैं कि अगर मैं GCD लूँ n और m का, तो वो GCD ना तो मेरा 1 के इक्वल आए ना तो वो मेरा m के इक्वल आए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्यों हो जाता है ये हम आगे सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे। जिसको ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना हो, टोशन उसने एक दो बारी सॉल्व कर रहा हो, तो एक बारी खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकियों के लिए मैं सॉल्यूशन अब बताने जा रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फॉर अ गिवन n काउंट m सच दैट GCD ऑफ m, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड GCD ऑफ m, n इज नॉट इक्वल्स टू m। यानी कि m के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तरह समझाता हूँ कि मान लो n हमारा 6 था, तो m हम क्या क्या ले सकते हैं। तो एक ही m हम ले सकते हैं, वो है 4, क्योंकि अगर m मेरा 1 हो जाएगा तो GCD मेरा 1 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। m मेरा 2 होगा तो GCD मेरा 2 हो जाएगा, यानी कि GCD ऑफ 2,6 इक्वल्स टू 2, यानी कंडीशन फॉल्स। 3 में भी वही चीज़ आएगी, 4 में लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। GCD ऑफ 4,6 होगा 2, लेकिन ना तो m इक्वल्स टू 2 है और ना तो 2 इक्वल्स टू 1 है, यानी कि कंडीशन परफेक्टली सेटिस्फाई करती है। 5 के केस में GCD 1 आ जाएगी तो नो यूज़। 6 के केस में GCD m हमारा 6 है और आंसर भी हमारा 6 होगा, तो वो केस भी फेल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सोचना था, तो यार सिंपल सी बात सोचो, GCD मेरा कब कब 1 आएगा। GCD मेरा तब तक 1 आएगा जब ये जो m है ये को प्राइम विद n है। को प्राइम क्या होते हैं, जो रिलेटिव प्राइम होते हैं, जिनके बीच में कोई भी फैक्टर का रिलेशन नहीं होता, यानी कि वो को प्राइम होते हैं। तो तुम्हें यहीं से हिंट मिल जाएगा, इस n के लिए पर्टिकुलर जितने भी को प्राइम नंबर होंगे ये m होंगे, वो मेरा आंसर इसके साथ नहीं बनाएंगे। तो पहले तो मैं वो माइनस कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, m के इक्वल कब आएगा, ये जो GCD है m और n का, वो m के इक्वल तभी आएगा जब जितने भी फैक्टर्स हैं n के, वो उसके साथ में GCD लूँ, तभी मेरा m के इक्वल आएगा। तो पहली चीज़ मेरे को को प्राइम माइनस करनी है और दूसरी चीज़ मेरे को फैक्टर माइनस करनी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगर तुम मिस कर दोगे तो तुम्हारा सॉल्यूशन गलत आएगा। क्या कि 1 तुम्हारा फैक्टर भी होगा और 1 तुम्हारा को प्राइम में भी आ जाएगा। तो 1 तुम्हारा 2 बारी माइनस हो रहा है, तो उसको 2 बारी माइनस ना करते हुए तो हम प्लस एक एडिशनल 1 कर देंगे ताकि वो 1 एक ही बारी माइनस हो। तो इस हिसाब से हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी सिंपल है कि हम टोशन फंक्शन देख रहे हो तुम, यहाँ से टोशन फंक्शन से हम डायरेक्टली को प्राइम का काउंट निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें टोशन फंक्शन नहीं पता होता तो n की रेंज इस क्वेश्चन में 10 की पावर 9 है। तुम हर एक नंबर के लिए आइटरेट करके नहीं देखते कि किस किस के साथ GCD हमारा 1 आ रहा है और किस किस के साथ GCD हमारा m आ रहा है, कितने फैक्टर हैं ये काउंट करना भी हमारा रूट n में हो जाएगा और टोशन फंक्शन काउंट करना तो हमारा log n में हो जाएगा। तो जहाँ पे भी को प्राइम की बात आती है, को प्राइम निकालना होता है, तो वहाँ पे तुरंत दिमाग चलाओ कि यहाँ पे टोशन लगने वाला है। क्वेश्चन में ढूंढना कि को प्राइम है कि नहीं वो तुम्हारा काम है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे वो स्किल उतनी ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी तरीके से है। टोशन फंक्शन का कोड और नंबर ऑफ डिवाइज़र का कोड मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये मेरी नंबर थ्योरी की वीडियोस में पहले से मैंने दे रखा है। अगर कोई पार्ट समझ नहीं आता है फिर भी तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसको थोड़ा ब्रीफ आउट कर दूंगा। तो हमने क्या करा, हमने सिंपली n इनपुट में लिया, हमने एक काउंट 1 में यूलर 5 फंक्शन जो मैंने टोशन निकालने के लिए यूज़ कराया उसमें n भेजा और ये मेरे को काउंट देगा कि कितने नंबर हैं जो मेरे को प्राइम है n के साथ। तो काउंट 1 आ गया एक हमारा, और काउंट 2 क्या आ गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं n के। मैंने सी आउट क्या कर दिया, n में से काउंट 1 माइनस कर दो, काउंट 2 माइनस कर दो, +1। अब देख रहे हो क्वेश्चन कितना ज़्यादा छोटा हो गया, सिंपल तुम्हारा। बस अगर तुम्हें टोशन फंक्शन आते और नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे इफेक्टिवली निकाल सकते हैं ये दो चीज़ आती तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का भी नहीं रहता। लेकिन अगर तुम्हें यही चीज़ें नहीं आती तो इस क्वेश्चन में तुम पूरा कॉन्टेस्ट भी निकाल सकते हो आराम से। फंक्शन मैंने डिटेल में प्राइम वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो इसलिए टोशन फंक्शन अगर तुम्हें नहीं आता तो एक बारी वो वीडियो ज़रूर देख लो। टोशन फंक्शन से हमारा डायरेक्ट काउंट आ जाएगा। नम डिफ फंक्शन मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था प्राइम वाले वीडियोस में कि नम डिफ फंक्शन तुम बनाना ज़रूर। नम डिफ फंक्शन फैक्टर निकालने के फंक्शन से ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो अगर तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए हो तो नम डिफ फंक्शन काफ़ी अच्छा है। इन दोनों फंक्शन के लिए पहले तुम्हें एक सीव बनाना पड़ेगा और प्राइम सारे स्टोर करने पड़ेंगे कितने,
स्क्वायर रूट ऑफ n तक के प्राइम तुम्हारे पास पहले से होने चाहिए। अगर वो पहले से स्टोर है तो हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे सिंपली निकाल सकते हैं, हम देखेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर हमारे n को डिवाइड करता है। अगर करता हो तो हम ये चीज़ निकाल लेंगे पहले कि उस प्राइम की कितनी पावर्स हैं जो हमारे n को डिवाइड करता है। जैसे 24 की मैं बात करूं तो 24 होता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 से कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आ जाते हैं। तो मैंने इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि प्राइम्स की जो पावर होती है उनमें एक एडिशन करके सारी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डिवाइसेस डायरेक्टली आ जाएंगे। तो 2 की पावर 3 थी तो हमने आंसर में क्या स्टोर करवाया, आंसर को पहले हमने 1 से इनिशलाइज कर दिया है यहाँ पे। तो आंसर में हमने स्टोर करवाया 3 + 1 इंटू कर दो, यानी कि 4 आंसर में आ गया। अब जब 3 आएगा तो 3 की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 इंटू में कर देंगे 4, तो 8 हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 24 के लिए, जो तुम्हें पता है बिल्कुल सही काउंट आया है। तो प्राइम के सारे पावर्स निकालने हैं हमें और उन पावर को 1 से इंक्रीमेंट करके आंसर में मल्टीप्लाई करते जाना है। फाइनली जो तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हें नंबर ऑफ डिवाइजर्स बता देगा। ये दो चीज़ तुमने निकाल ली तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। आई होप दोनों क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट रह जाएगा तो यार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये वीडियो मैं पहले निकालने वाला था बट कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि थोड़ी थोड़ी डिले हो जाती है वीडियो में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यार अब नेक्स्ट शेड्यूल मेरा यही होने वाला है कि मोस्टली हम आगे वाले टॉपिक, जैसे हमने बिट मैनिपुलेशन के साथ स्टार्ट कर दिया है तो आगे हमारे बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर मेरे को बीच बीच में कोई एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जो पुराने टॉपिक हमने करे हैं तो बीच बीच में उनकी वीडियोस भी मैं डालता रहूँगा ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके मैं वो तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।